Hello, sorry for delay. Good afternoon, friends. Uh, Today's topic is our introduction to GMAW welding process. हमने वेल्डिंग में पहली जो बेसिक प्रोसेस रहती है SMAW सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जो हम 1 मिनट, हाँ, जो हमने शुरुआत में सीखी होती है कि ये प्रोसेस इजी है SMAW। तो जब हम लोग सीखते सीखते आगे जाते हैं तो प्रोसेस वाइज नॉलेज हमें मिलते जाता है और हम प्रोसेस में काम करना चालू करते हैं। बराबर है। तो वैसे एक एडवांस प्रोसेस हम जिसे सिलेबस में वेल्डिंग में बोलते हैं कि चलो हमें एडवांस कुछ आगे देखना है। व्हाई द एडवांस प्रोसेस? बिकॉज द इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू। मैडम थोड़ा स्लो लीजिए प्लीज। हाँ, तो GMAW से हम शुरुआत करते हैं, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। अभी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इट इज द आर्क वेल्डिंग प्रोसेस जिसमें हमें सील्डिंग के लिए गैस यूज करना है। अभी गैस जो होता है, हम वेल्डिंग में 3 प्रकार के गैस देख लेते हैं। एक फ्यूएल गैस, दूसरा सपोर्टिंग गैस और तीसरा इनर्ट गैस, या जिसे हम सील्डिंग गैस भी बोलते हैं। तो GMAW प्रोसेस में खास करके हमें यूज करना पड़ता है सील्डिंग गैस। वो इनर्ट गैस भी हो सकता है और एक्टिव गैस भी हो सकता है। दिस ऑल द टाइप्स ऑफ द इनर्ट गैसेस। तो उनमें ज्यादा तो हमें यूज करना पड़ता है CO2 गैस। CO2 इज द एक्टिव गैस। जस्ट हम प्रोसेस में देख रहे हैं कि गैस मेटल गैस यूज करना करके, this is the full form. Sometimes this process is called also the MIG welding, MAG welding. MIG means metal inert gas welding और MAG मतलब metal active gas। अभी एक्टिव शब्द इसलिए लिया गया है कि CO2 इज ओनली द गैस जो एक्टिव गैस में आता है, तो एक्टिव गैस उसमें लिया जाता है। तो ये हो गया CO2 का एक्टिव गैस। तो दिस प्रोसेस sometimes it is called as the GMAW, sometimes it is called as the MIG welding, sometimes it is called as a MAG welding also। तो हमें इन नामों से भी उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में अलग अलग शब्दों में से बोला जाता है। अभी GMAW is defined as a arc welding using control by the lead control consumable electrode and a shielding gas। अभी इसमें जो इलेक्ट्रोड इस प्रोसेस में यूज किया जाने वाला है वो एक कंटिन्यू वायर स्वरूप में रहेगा, जो एक स्पूल में बांधा होएगा और जिससे हमें कंटिन्यू यूज करना है। जब हम लोग SMAW प्रोसेस वेल्डिंग देखते हैं तो उसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रोड खत्म हो जाता है। एवरी टाइम वी वांट टू चेंज द इलेक्ट्रोड इफ इलेक्ट्रोड हैज टू कंज्यूम, बट इन दिस प्रोसेस वी डोंट वांट टू चेंज द इलेक्ट्रोड बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्पूल। एक कंटिन्यू वायर है, तो यहाँ पे एक कंज्यूमेबल वायर है और जो वायर के ऊपर किसी प्रकार का कोटिंग नहीं है। अभी कोटिंग नहीं, इसका मतलब उसको गंज नहीं लगना चाहिए, जंग नहीं लगना चाहिए, रस नहीं लगना चाहिए, इसके लिए खाली कॉपर का कोटिंग होता है। तो हमें सील्डिंग तो देना पड़ेगा। तो सील्डिंग इस प्रोसेस में हमें एक्टिव गैस करके CO2 का दे सकते हैं। Not only the CO2, sometimes we can use the argon gas, sometimes we can use the mixed gas also. It is depend on what are the material we are taken for the welding. It means parent metal क्या लिया हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। GMAW is also known as a metal inert gas। यहाँ पे देखा है कि मेटल इनर्ट गैस, हमने इनर्ट गैस यूज करना है। मेटल एक्टिव गैस जो एक्टिव गैस है, और एक्टिव कौन सा है तो CO2 गैस है। प्रोड्यूसेस द हाई क्वालिटी वेल्ड्स। अभी इस पॉइंट पे अगर हम थोड़ा बोलेंगे कि इस प्रोसेस में बहुत अच्छी क्वालिटी की वेल्डिंग होती है। सारी इंडस्ट्रीज आज हम देखेंगे तो 70% इंडस्ट्रीज आर अप्लाइंग दिस प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स अ क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू। क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू वेल्डिंग मतलब हमसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इस प्रोसेस में डिफेक्ट आने के चांसेस आर्क वेल्डिंग के तुलना में या SMAW के तुलना में कम होते हैं। इसलिए और इसे हम जिस प्रकार की क्वालिटी चाहिए वैसी क्वालिटी हम इसी प्रोसेस में ले सकते हैं। यील्ड्स हाई प्रोडक्टिविटी, हम ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रोडक्शन काम कर सकते हैं। दिस इज द ओनली वन प्रोसेस इन द इंडस्ट्रीज कि जिससे हम ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। दूसरी प्रोसेस है लेकिन उसमें हमें थोड़ा कम लेने को होता है। ओके, नेक्स्ट PPT प्लीज। नेक्स्ट PPT मैम। In the GMAW process,
हाँ, अभी हमें जीएमएडब्ल्यू के एक आपको सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है। लेट लुक्स अ लिटिल क्लोजर एट द जीएमएडब्ल्यू प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस में क्या होता है कि बेस मटेरियल हमारा है, एक वेल्डिंग टॉर्च आपको दिखाई दे रहा है। वो बेस मटेरियल में कहाँ वेल्ड पडल दिखाई दे रहा है, जो 3 नंबर का सिंबल्स है, 2 नंबर का जो सिंबल्स है वो आर्क आपको तैयार हुई दिखाई दे रही है। और जहाँ सॉलिडिफाइड वेल्ड मटेरियल वेल्डिंग होने के बाद जो हमें बीडिंग दिखाई देती है वो 5 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है। और एक सील्डिंग की जो जल रही है वो 4 नंबर पे सील्डिंग गैस हमें दिखाई दे रही है। अभी इसमें 1 नंबर का जो इलेक्ट्रोड वायर है, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इलेक्ट्रोड वायर जिसे हम फिलर वायर भी बोलते हैं, इस वायर को किस प्रकार से हमें लेना है, तो वो जो यहाँ पे एक नोजल और स्टिक आउट वगैरह आगे हम बोलते हैं कि वो डिस्टेंस बहुत जरूरी है। सो दिस इज द इलेक्ट्रोड वायर दे जस्ट शोइंग अस हियर। अभी ये स्केच में हमें काफी चीजें क्लियर होती है कि वेल्डिंग करते समय बेस मटेरियल पे जब वो फिलर वायर टच होएगी तो हमें जो डिस्टेंस है, जिसे हम स्टिक आउट डिस्टेंस बोलते हैं, कि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड टिप एंड बेस मटेरियल, that distance we will call as a stick out distance. In arc welding process we just see this called as a arc length also. तो यहाँ पे भी आर्क लेंथ ही होती है, लेकिन थोड़ा फर्क होता है कि ये फिलर वायर है, इसका डाया थोड़ा कम है। मतलब हम 1.2 की वायर लिए या 1.4 की, सो इट इज अ लेस डायमीटर वायर। सो डिस्टेंस यहाँ पे स्टिक आउट से हमें उसको नापना है, तो वो डिस्टेंस हमें इसमें दिखाई देगा जनरली। सो दिस इज द स्केच वी आर यूजिंग। नेक्स्ट next case please. हेलो, या तो नेक्स्ट पीपीटी में हमें जीएमएडब्ल्यू के प्रोसेस में हमें देखना है कि इस बिल्डिंग में हमें क्या क्या जरूरी है। तो जैसे पावर सोर्स जरूरी है, पावर सोर्स के साथ साथ हमें वायर फीडर यूनिट जरूरी है। वायर फीडर में जब हम वायर स्पूल फिट करते हैं वो जरूरी है। सील्डिंग गैस का सिलेंडर्स हमें जरूरी है, सील्डिंग गैस, और उसके साथ में हमें वेल्डिंग टॉर्च। इन चीज़ों को हमें खास करके इस प्रोसेस में लेने होते हैं। अभी पावर सोर्स जो होता है वो हमें 2 प्रकार का पावर सोर्स मिल सकता है कि एज अ करंट पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हम पोलैरिटी जिसको बोलते हैं कि डीसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव या डीसी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, जनरली वी आर सिलेक्टेड इन द रिवर्स पोलैरिटी है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे जो हम काम करते हैं। अभी ये पावर सोर्स जब भी हम वेल्डिंग करते समय लेते हैं तो पावर सोर्स का सिलेक्शन भी काफी इसमें डिपेंड होता है कि मटेरियल हम लोगों ने क्या लिया हुआ है। एज अ एमएस लिया है कार्बन स्टील, क्योंकि इस प्रोसेस में हम कार्बन स्टील को वेल्डिंग कर सकते हैं। इस प्रोसेस में हम स्टेनलेस स्टील को वेल्डिंग कर सकते हैं। इस प्रोसेस में हम साथ साथ एल्यूमिनियम को वेल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि आज इंडस्ट्रीज ने इन सारे को लिया हुआ है। तो उस हिसाब से हमें पावर सोर्स का सिलेक्शन करना पड़ता है, और पावर सोर्स सिलेक्शन में हमें जस्ट आगे जाके उसकी पोलैरिटी चेंज करनी पड़ती है। This next PPT. This next PPT. सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है क्योंकि मैंने पीपीटी वहां पे दी हुई है। प्लीज नेक्स्ट पीपीटी। ओके, पीपीटी।
ओके, GMAW प्रोसेस में हमने ये देखा कि आगे जाके हमें जब वायर फीडर यूनिट है तो वायर फीडर यूनिट का उपयोग कहाँ होता है कि जब मशीन हमारा रहता है तो मशीन में एक जगह वहाँ जहाँ हमें वायर स्पूल रखना है तो वो वायर फीडर के लिए वो यूनिट वहाँ पे होता है। उसके अंदर हम लोग जाके वायर स्पूल फिट करते हैं। अभी यहाँ पे देखो आपको एक स्क्रीन पे है कि GMAW इलेक्ट्रॉन इज अ मेटल वायर फीड थ्रू द गन विद द वायर फीडर। मतलब ये जो वायर रहती है वायर स्पूल के अंदर होती है, ये ही वायर स्पूल है जिसे हमें फीडर थ्रू आगे टॉर्च से भेजना होता है। इज मेजर बाय इट्स द डायमीटर। अभी ये भी इलेक्ट्रोड या फिलर वायर, हम इसको इलेक्ट्रोड वायर भी बोल सकते हैं, फिलर वायर जनरली वी विल जस्ट कॉल एज अ फिलर वायर बिकॉज इट्स अ थिन वायर। अभी इसमें अलग अलग डाया की वायर्स आती है, खास करके इंडस्ट्रीज में 0.6 से 0.8 से वायर आ जाती है। जनरली हम लोग 6 mm 8 mm 10 mm की थिकनेस की प्लेट को अगर वेल्डिंग करना है तब हम वायर सिलेक्ट करते हैं 1.2 या 1.6 या 1.4 भी। जनरली 1.2 के वायर से या 1.4 के वायर से हमारा 10 mm 15 mm या 20 mm तक की थिकनेस की प्लेट को वेल्डिंग आराम से कर सकते हैं। बिकॉज इफ द थिकनेस ऑफ प्लेट इज मोर देन द 10 mm और 12 mm दैट टाइम वी जस्ट वांट टू द ग्रूव तैयार करना पड़ता है जॉब के मेटल के एज पे। इफ वी मेक द शेप ऑन द एज लाइक अ वी लाइक अ बीवेल सो कि वो जो ग्रू रहेगा वो आराम से हमें इस वायर के थिकनेस से भरने को आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रोड वायर जो होती है वो इलेक्ट्रोड वायर हमें कई जगह पे अलग अलग इसमें डाया में मिलती है और सिलेक्शन ऑफ द वायर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज इन द फॉर्म ऑफ वायर इन अ वायर स्पूल। सो इट इज वर्क लाइक अ कंटिन्यूअस। काम करते समय जब हम वेल्डिंग करते रहेंगे तो वेल्डिंग की वायर जो रहती है वो खत्म नहीं होगी, या तो वेल्डिंग का काम खत्म हो सकता है या हमारा वायर स्पूल खत्म हो सकता है। लेकिन जनरली वायर स्पूल हमारा बहुत ही मतलब इट इज इन द केजी फॉर्म तो वो जनरली खत्म नहीं होता है, समटाइम्स हो सकता है, अदरवाइज हमारा वेल्डिंग काम ही खत्म होता रहता है। अभी is a commonly packed in the spools, reels and coils ranging from the, यहाँ पे इन्होंने पाउंड्स में दिया हुआ है। अभी हमारे पास जो वायर स्पूल आता है इंडस्ट्रीज में वो केजी के हिसाब से मिलता है हमें। अभी शायद वो 12.5 केजी का हो सकता है, शायद वो 15 केजी का हो सकता है। अगर बड़ी इंडस्ट्रीज है तो वो इससे भी बड़े इसमें फॉर्म में 50 केजी के फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन हम लोग ITI के हिसाब से या NST के हिसाब से लेते हैं, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज के हिसाब से लेते हैं, तो 12.5 केजी का वायर स्पूल या 15 केजी का वायर स्पूल जनरली वी आर यूजिंग, और वो आराम से उसके फीडर के अंदर हम फिट कर सकते हैं। तो ये वायर फीडर है। दिस नेक्स्ट PPT। ये होगा वायर्स। वायर्स के बारे में हमने जो देखा, फिलर वायर जिसे हम बोलते हैं। अभी फिलर वायर के साथ साथ जब हमें आगे जाते हैं तो मशीन्स के अंदर का एक मैकेनिज्म होता है। वो मैकेनिज्म क्या होता है कि वायर स्पूल में से हमने वायर आगे ले ली तो वो वायर जानी चाहिए हमें रोलर्स के बीच में से। तो उसके अंदर एक मैकेनिज्म रोलर्स का होता है। वो सिंगल रोलर भी हो सकते हैं, डबल रोलर भी हो सकते हैं। जब हम वायर स्पूल में से बाहर निकाल के जब देते हैं तब वो रोलर इसलिए रहता है कि उसमें बराबर उस टाइप का नॉच रहता है कि वायर कहीं इधर उधर जब वर्किंग करते रहे तो स्लिप नहीं होनी चाहिए। तो रोलर उसको बरोबर उसमें से आगे भेजने का काम करते रहते हैं। अभी वो वन रोलर और टू रोलर, अगर डबल रोलर रहेगा तो वो ज्यादा सेफ रहता है क्योंकि वायर स्लिप होने के चांसेस उसमें से वैसे कम होते। और उसी के साथ में से आगे हम लोग वो वायर टॉर्च के आगे भेजते हैं। आगे वो स्केच में मैं आपको बताऊंगा। ये थोड़ा सा स्क्रीन में ये हो रहा है दिक्कत, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सॉरी फॉर दैट थिंग्स हैपेंस। प्लीज नेक्स्ट PPT।
प्लीज नेक्स्ट पीपीटी. ओके, इट विल कम्स, वी विल जस्ट डिस्कस ऑन दैट. जब वो फिर आगे फिलर वायर हमारा वेल्डिंग टॉर्च के साथ में चला जाता है, तो वेल्डिंग टॉर्च में नंबर ऑफ अटैचमेंट्स होती है. वो अटैचमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक इलेक्ट्रिक करंट लेके जाने के लिए एक इलेक्ट्रिक वायर होती है. फिर वो वायर, फिलर वायर हमारी बहुत पतली होने के कारण आगे जाना चाहिए, उसके अंदर एक लाइनर बैठा होता है. वो लाइनर को बोलते हैं हम समटाइम्स स्प्रिंग जैसा, लेकिन वो लाइनर होता है, क्योंकि जब भी वायर जाएगी तो वो उसी फॉर्म में से जाना चाहिए कि वो कहीं बेंड ना होए और स्ट्रेटली जाना चाहिए. सो व्हेन वी विल पास द वायर थ्रू द लाइनर, सो लाइनर इट इज द प्रोटेक्शन, लाइनर इट इज द प्रोटेक्शन फॉर द वायर, मीन्स एट द टाइम ऑफ वर्किंग वो कहीं बेंड नहीं होगी और आप हमें हमारे काम तक वो बराबर टॉर्च तक लेके जाती है. और एक अटैचमेंट होती है उसके साथ में सील्डिंग गैस की, सील्डिंग गैस भी चाहिए. तो टॉर्च जो होता है CO2 का, वो टॉर्च में ये तीन चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट देखनी पड़ती है कि लाइनर, बाद में सील्डिंग गैस और साथ में हमारा इलेक्ट्रिकल करंट वहां से मशीन से लेके जाते, तो वो वहां तक वो हमें आगे तक लेके जाते रहती है. और फिर हमें टॉर्च के आगे की जो अटैचमेंट थोड़ी सी रहेगी, वो अटैचमेंट थोड़ी मतलब उसमें कॉन्टैक्ट टिप बैठा रहेगी. कॉन्टैक्ट टिप के अंदर एक गैस डिफ्यूजर बैठा रहेगा और उसके ऊपर एक अपनी स्टेनलेस स्टील की, खास करके नोजल जिसे हम बोलते हैं, कैप जिसे बोलते हैं, वो जो कैप होती है वो हमेशा स्टेनलेस स्टील की होती है. उसके ऊपर कोटिंग किया होता है, जनरली हम मेटल की कैप यूज करते हैं. अभी आप एक पीपीटी आपके सामने दिखाई दे रही है कि इलेक्ट्रिकल आर्क कैन जनरेट एंड टेम्परेचर अप टू द 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये जो आर्क रहती है CO2 की, ये काफी पावरफुल रहती है. हम जब आर्क वेल्डिंग करते हैं तो थोड़ी सी उसकी भी आर्क रहती है, लेकिन उसकी कंपेयर में ये थोड़ी आर्क की इंटेंसिटी जो है हमें थोड़ी ज्यादा दिखती है. सो अगर आपको दिख दे रहा है पिक्चर में, जब भी ये when we touch the filler wire to the job, an arc will be formed, and that arc is very powerful. The intensity of the arc is very high. So that purpose we want to use the screen or helmet sometimes. मतलब हमारा थोड़ा चेहरे के ऊपर उस आर्क का कोई परिणाम नहीं होएगा, इसलिए. तो यहाँ पे देखा इलेक्ट्रिकल आर्क occurs in the gas filled space between the electrode wire and the workplace. जैसे मैंने बताया कि जैसे हम इलेक्ट्रोड टच करते हैं तो वो आर्क तैयार होती है जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच में, और उसके ऊपर बाहर से जो रहता है वो सील्डिंग दिया जाता है, और वो सील्डिंग होता है गैस का. और वो सील्डिंग गैस हम अलग अलग यूज कर लेते हैं. कभी CO2 यूज करते हैं. सील्डिंग गैस सिलेक्शन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द बेस मटेरियल. जनरली वी आर यूजिंग द CO2 गैस. CO2 की सील्डिंग काफी अच्छी रहती है कार्बन स्टील को खास करके वेल्डिंग करने के लिए. लेकिन जब मेटल बदली होएगा तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जगह CO2 की जगह दूसरा गैस भी सिलेक्ट करना पड़ सकता है. समटाइम्स इज द मिक्स गैस आल्सो आर्गन प्लस CO2, समटाइम्स आर्गन प्लस हीलियम आल्सो, आर्गन प्लस नाइट्रोजन आल्सो, सम अदर मटेरियल. तो मिक्सिंग गैस भी यूज करना पड़ता है. हम देखते हैं. तो अभी आपको जो मैं बता रहा था कि टॉर्च की अटैचमेंट कैसी होती है और टॉर्च कहाँ तक वो लेके जाता है, और टॉर्च के अंदर जो कॉन्टैक्ट टिप एक थोड़ी सी रहती है, वो कॉन्टैक्ट टिप भी अलग अलग साइज की होती है. अलग अलग साइज की मतलब क्या, अगर मैंने 1.2 की वायर ली है और 1.4 की कॉन्टैक्ट टिप यूज करेगा तो वो चलेगा, लेकिन व्हाट विल बी हैपन, वो थोड़ी सी वायर जब हम वेल्डिंग करते जाएंगे, जब स्ट्राइगर दबाएंगे तो क्या होएगा, उससे वो वायर थोड़ी सी अंदर में वाइब्रेट होएगी और वेल्डिंग में कहीं हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी. सो always the theory says what dia wire you select and same dia contact tip you select and you fit there, तो वहां पे हमें ज्यादा तकलीफ वेल्डिंग करते समय नहीं होगी. समझ रहे प्लीज. अभी वेल पडल, as the wire electrode and workpiece heat up and melt, they form a pool of molten material called a weld puddle. अभी हम पहले दिन से ये सब सीखते आए. आर्क वेल्डिंग जब कर रहे थे, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जब कर रहे थे, जैसे इलेक्ट्रोड टच करता है, इलेक्ट्रोड पिघलते जाता है, तो वो एक लोहे का रस या लोहे का मटेरियल पिघला हुआ हमें दिखाई देता है. उस मटेरियल को हम बोलते हैं पडल.
अभी वो हमें इजीली दिखाई देता है, हम स्क्रीन में से देखते हैं तो पिघलते पिघलते आगे जाता है, और दैट पार्ट वी विल कॉल एज अ पडल. एज द वायर इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस हीट एंड मेल्ट द फॉर्म ऑफ पूल ऑफ मोल्टन मटेरियल कॉल्ड अ वेल पडल. और यही वेल पडल हमें कंट्रोल करने को आना चाहिए, क्योंकि इसमें डिपॉजिटिंग रेट इज वेरी हाई CO2 वेल्डिंग में. बाकी दूसरे वेल्डिंग प्रोसेस में डिपॉजिटिंग रेट कम है, और ये वेल मॉडल पडल जो रहता है वो इतना फास्ट तैयार होता है और उसको उसी टाइम में सॉलिडिफाइड भी होना पड़ता है, इसलिए हमें इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा उस प्रोसेस से केयर लेना पड़ता है. एंड दिस इज व्हाट द वेल्डर वॉचेस द मैनिपुलेट वाइल वेल्डिंग. तब वेल्डिंग करते समय जब ये मटेरियल पिघलता रहता है, वो इधर उधर जाने की कोशिश करता है, दैट पार्ट वी विल कॉल एज अ मैनिपुलेट. तो उसे कंट्रोल करना ही हमारा वेल्डर का या वेल्डिंग प्रोसेस का इंपॉर्टेंट होता है, वेल्डर का स्किल होता है. How to manipulate at the time of welding, when you touch the electrode and the puddle will be formed and the weld metal will become going to the direction of the weld. That time how much you control it, how much you properly control, and this is the skill of the welders, उसे हम बोलते हैं. So that is the weld puddle. वो ड्राइंग में आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो स्केच में जिसने काफी अच्छे से कंट्रोल किया है. तो यूनिफॉर्मिटी वहां पे बिल्डिंग पे आपको दिखाई दे रही है कि यूनिफॉर्मिटी आई है. ये यूनिफॉर्मिटी इसीलिए आई है कि इसने मैनिपुलेट करते समय, और मैनिपुलेट इज नथिंग बट द हाउ टू कंट्रोल द टॉर्च एंड हाउ टू मैनिपुलेट. मैनिपुलेट इज नथिंग बट द हाउ टू मोशन आल्सो समटाइम्स इट विल कॉल एज अ. और वो बिल्डिंग आपकी इसमें अच्छी आती है. ओके, next PPT please. So that is with the well puddle. ओके, विल वेट. अभी इस प्रोसेस में खास करके क्या है जेएमडब्ल्यू में, हम जब सीखने जाते हैं तो जब आर्क वेल्डिंग मुझे आ रही तो जेएमडब्ल्यू वेल्डिंग सीखना ज्यादा कठिन काम नहीं है. वैसे आप 2 4 6 कंटिन्यूस कर रहे तो एक हफ्ते के अंदर आप CO2 वेल्डिंग या जेएमडब्ल्यू प्रोसेस या मिग वेल्डिंग हम जिसे बोलते हैं आराम से सीख सकते हैं. आर्क वेल्डिंग की तुलना में इस प्रोसेस को सीखना इजी है. प्रोडक्शन में या इंडस्ट्रीज ने इस प्रोसेस को इसलिए ले लिया है कि हम फास्ट काम कर सकते हैं, फास्ट प्रोडक्शन ले सकते हैं. एवरी टाइम हमें चिपिंग करने की वगैरह जो जरूरी नहीं थी, मैं एडवांटेजेस आगे बताऊंगा कि वो जरूरी नहीं रहती है, वायर बदली करने की जरूरी नहीं रहती है, डिपोजिशन रेट भी इज वेरी हाई. इसलिए हमें इस प्रोसेस को अपनाते हैं या इंडस्ट्रीज इसे अपनाती है. और आजकल इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा, जो मैं पहले भी बताया कि वेल्डिंग में जेएमडब्ल्यू प्रोसेस का ही ज्यादा उपयोग किया जाता है. नेक्स्ट प्रोसेस as a JMW welding process. Also I just want to add the few points जो हमें देखना भी इसके लिए जरूरी होता है. अभी जैसा ये फिलर वायर हमने ले लिया, फिलर वायर लाइनर से ले लिया और वो फिटिंग किया, तो वहाँ पे जो एक मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, वो मैकेनिज्म में आप जब जाते हैं तो वायर अगर कहीं वाइब्रेट हो रही है या वायर में तकलीफ आ रही है तो वहाँ एक आपको टेंशन प्रॉपर देना चाहिए वो रोलर के ऊपर. अगर वो टेंशन प्रॉपर रहेगा तो आपका वायर प्रॉपरली आएगा. अदरवाइज व्हेन यू विल पुश द ट्राइगर एंड wire will not come outside and it's sometimes it's the welding will be क्या होगा, वाइब्रेशन तैयार हो जाएगा और वो उसमें से वेल्डिंग आर्क आपकी स्थिर नहीं रहेगी, आर्क स्टेबल नहीं रहेगी. तो वो एक हो सकता है. तो उसके लिए हमें उसके ऊपर प्रॉपर टेंशन देना चाहिए. बिकॉज इट्स अ पीपीटी नॉट कमिंग प्लीज इन द जेएमडब्ल्यू वेल्डिंग प्रोसेस. This is next PPT.
JMAW requires a shielding gas to protect the weld puddle. Shielding gas usually CO2, argon और मिक्सचर ऑफ बोथ गैस। अभी देखो ये आपको बताया मैंने कि JMAW में रिक्वायर्स होता है शील्डिंग गैस। पहले मैंने बताया कि शील्डिंग गैस जो होता है वो इनर्ट गैस करके हम ले लेते हैं। इनर्ट गैस में से एक एक्टिव गैस जो है वो CO2 है, तो वही JMAW प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें गैस किस लिए यूज करना पड़ता है कि CO2 की जो वायर होती है उसके ऊपर किसी प्रकार का फ्लक्स का कोटिंग नहीं होता है, और कोटिंग नहीं रहेगा तो जब हम वेल्डिंग का काम करेगा और वेल्डिंग के शील्डिंग नहीं रहेगा तो बाहर के वातावरण के एटमॉस्फेरिक गैसेस जो रहेगा वो हमारे वेल्ड मेटल में आ सकते हैं। सो एटमॉस्फेरिक गैसेस हमारे वेल्ड मेटल में नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें शील्डिंग गैस यूज करना पड़ता है। तो वहां पे फ्लक्स रहता था इसलिए फ्लक्स शील्डिंग का कार्य करता था, यहाँ पे फ्लक्स नहीं है तो यहाँ पे शील्डिंग का कार्य जो करता है वो शील्डिंग गैस करता है। तो द शील्डिंग गैस इज प्रोटेक्ट द atmospheric gases will not interrupt in our material and metal will not be the oxide। वो बचाने के लिए हमें शील्डिंग गैस यहाँ पे यूज करना पड़ता है। अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि CO2 यूज कर सकते हैं, आर्गन यूज कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ बोथ गैसेस। अभी मिक्सचर ऑफ बोथ गैसेस में या एक या दो गैस का मिक्सर भी हो सकता है, समटाइम्स कहीं कहीं तीन गैसेस का होता है, जनरली दो गैसेस का होता है। और वो जो मिक्सर ऑफ दो गैसेस होता है या तो वो आर्गन प्लस CO2 हो सकता है, या आर्गन प्लस हेलियम हो सकता है, या आर्गन प्लस नाइट्रोजन भी हो सकता है। अभी परसेंटेज ऑफ द मिक्सर गैस इज डिपेंड, या 75 आर्गन होएगा 25 CO2 हो सकता है, या 75 आर्गन रहेगा 25 हेलियम भी हो सकता है। सो दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन द इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मीन्स व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल वी हैव टेकन द वेल्डिंग, उस मटेरियल के लिए कितनी पावरफुल शील्डिंग चाहिए, कौन सा गैस इतना पावरफुल शील्डिंग दे सकता है, इसलिए ये मिक्सर ऑफ गैस हमें यूज करना पड़ता है। अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, अगर मैंने एल्यूमिनियम का मटेरियल लिया तो एल्यूमिनियम के लिए मुझे प्योरली आर्गन गैस यूज करना पड़ेगा, या आर्गन में थोड़ा सा मिक्सर गैस यूज करना पड़ेगा। वही स्टेनलेस स्टील का मटेरियल लिया तो CO2 निकाल देना पड़ेगा, आर्गन प्लस CO2 लिया तो भी मुझे वेल्डिंग करने को आ जाएगा। सो द शील्डिंग विल बी रिक्वायर्ड as per the selection of the base material also, so that is with also helpful। यहाँ पे आपको पिक्चर में आर्गन सिलेंडर दिया हुआ है, और एक सिलेंडर के साथ साथ अगर आप देखते हो तो वहाँ पे रेगुलेटर इसलिए दिया होता है कि सिलेंडर में जो गैस भरा होता है वो हाई प्रेशर का होता है, और हाई प्रेशर को गैस को हमें कहीं ना कहीं वर्किंग प्रेशर में लाने के लिए उसका प्रेशर कम करना पड़ता है। सो वी वांट टू यूज देयर द प्रेशर रेगुलेटर। सो प्रेशर रेगुलेटर विल डू द वन वर्क फंक्शन देयर, वो ज्यादा गैस का रूपांतर कम गैस में करके देगा, और वर्किंग प्रेशर में हमें जितना गैस चाहिए वो उसमें से दे देगा। सो दिस इज द रेगुलेटर वी आर सी। और वन मोर, वहां पे एक ड्राइंग यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हम उसमें फ्लोमीटर लगाते CO2 में, फ्लोमीटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड देयर। एग्जैक्ट गैस मुझे अगर सिलेक्ट करना है तो एग्जैक्ट गैस के लिए मुझे फ्लोमीटर चाहिए होता है। फ्लोमीटर पे ऊपर वहां पे दिखाया रहता है लीटर पर मिनट कितना गैस हम यूज कर रहे हैं, या हमने 10 12 14 वेयर इज द रीडिंग इज देयर, और दैट बॉल विल गो अपसाइड ऑफ दैट इंडिकेटर। तो हम लीटर पर मिनट के हिसाब से हम वहां पे गैस CFS उस बुक में दिया रहेगा, आपने पढ़ा रहेगा, तो वहां जो जो यूनिट के हिसाब से दे रहेगा उतना गैस हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट गैस सिलेक्ट करना, क्योंकि एग्जैक्ट शील्डिंग होना बहुत जरूरी है। शील्डिंग ज्यादा रहेगा तो भी तकलीफ हो सकता है, शील्डिंग कम रहेगा तो भी तकलीफ हो सकता है। तकलीफ मीन्स व्हाट, कि वेल्डिंग हमारी अच्छी नहीं आएगी, वेल्डिंग में कुछ दोष आएंगे, वो दोष नहीं आना चाहिए करके। Please next PPT please। अभी यहाँ पे रेगुलेटर फ्लोमीटर का बारे में मैंने आपको बताया। नाउ वी विल सी द CO2 वेल्डिंग जब हम करते हैं तो कौन से मटेरियल को या किस मटेरियल का, या उसका ज्वाइंट फिटअप कैसा रहेगा, या कौन से ज्वाइंट को
जैसे हम टी जॉइन, लैप जॉइन, बट जॉइन सारे इसमें वेल्डिंग में कर सकते हैं। ये आराम से इस प्रोसेस का उपयोग हम कर सकते हैं। खाली कुछ जो बट वेल्ड रहेगा या फिलेट वेल्ड रहेगा तो पेनिट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट वेल्ड में हमें इसमें 100% पेनिट्रेशन CO2 में लेके आ सकते हैं, क्योंकि इसमें गैप एज पर द थिकनेस हमने रख दी और कंटिन्यूस वायर चल रहा है, तो कंटिन्यूस हम एक सरी का पेनिट्रेशन इस प्रोसेस में ला सकते हैं। इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ द एडवांटेज ऑफ द CO2 प्रोसेस, जो हम आगे देखने वाले हैं। प्लीज नेक्स्ट पीपीटी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वेल्डिंग बीड्स, laser beads of molten metal that quickly solidified into the weld and the resulting weld is a slag free। इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखो बेल्ट, इसकी बिल्डिंग कितनी अच्छी आपको दिखाई दे रही है CO2 वेल्डिंग की, और वो भी एक यूनिफॉर्मिटी। आप CO2 वेल्डिंग में, जैसे मैंने बोला कि 1 वीक में आप बहुत अच्छा वेल्डिंग सीख सकते हैं, ये सीख सकते हैं, आपको स्किल आ सकता है, ये आ सकता है, और इस टाइप की बिल्डिंग भी आपकी आ सकती है, यूनिफॉर्मिटी भी आ सकती है। बस आपको हाथ कंट्रोल करना है, और इसमें हाथ कंट्रोल करना बहुत इजी होता है कि वंस यू स्टार्ट द वेल्डिंग एंड इट विल goes to the as per the direction of weld, and when you will be stop and you see the quality of the beadings and जिसे हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वेल्डिंग्स और यूनिफॉर्मिटी ऑफ द बीडिंग्स, वो बहुत आपको अच्छा दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पे सॉलिडिफाइड मेटल होना बहुत जल्दी होता है इस प्रोसेस में कंपेयर टू द अदर प्रोसेस, इसलिए इसकी वेल्डिंग आपको अच्छी दिखाई दे रही है। ओके, सो दिस इज द रिजल्टिंग वेल्ड इज अ स्लैग फ्री। अभी यहाँ पे स्लैग फ्री क्यों है कि यहाँ पे वो वायर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोटिंग नहीं है। अगर फ्लक्स का कोटिंग रहता तो फ्लक्स जलने के बाद वो स्लैग बन जाता है, इसमें स्लैग नहीं बनेगा। क्यों कि ये गैस सील्डिंग यूज किया हुआ है, तो स्लैग आने का कोई इसमें सवाल ही नहीं आता। इसलिए इसका एक एडवांटेजेस है कि प्रोडक्शन में इसका यूज करते हैं कि आवर टाइम विल बी कंज्यूम टू द रिमूविंग द स्लैग, बट हियर वी डोंट वांट टू रिमूव द स्लैग, सो दिस इज वन एडवांटेज। ओके, नेक्स्ट प्लीज पीपीटी। हाँ, यहाँ पे आपको एक ड्राइंग दिखाई दे रहा है कि वेल्डिंग करते समय एक नोजल, जो मैंने आपको बताया कि एक नोजल है, उसके अंदर कॉन्टेक्ट ट्यूब है, और नोजल टू द वर्क डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं स्टिक आउट डिस्टेंस, और वर्क पीस जो जॉब हमारा है, और यहाँ पे आपको आर्क लेंथ दिखाई दे रही है। अभी आर्क लेंथ का उपयोग हम लोग वहाँ पे भी करते हैं इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में, जब वेल्डिंग करते रहते हैं इलेक्ट्रोड टिप एंड जॉब इन बिटवीन डिस्टेंस, यहाँ पे भी आर्क लेंथ ही दिखाया, लेकिन यहाँ पे जो आर्क लेंथ है इसको कंट्रोल करना उसकी कंपेयर में थोड़ा ज्यादा हमें केयर लेना पड़ता है। वो स्टिक आउट डिस्टेंस और ट्रेवल स्पीड आपको दिखाई दे रहा है कि जब हम मेटल वेल्डिंग करते हैं तो हमारा जो वेल्डिंग करने का टाइम रहेगा वो हम ट्रेवल स्पीड में कंट्रोल कर लेते हैं उसको। सो दिस इज द गुड पिक्चर और स्केच यहाँ पे दिखाई दे रही कि वो स्केच में हमें वेल्डिंग करते समय कैसे देखना है, और हमारा पिक्चर इस तरीके से आएगा तो वेल्डिंग आराम से हमारा अच्छा वेल्डिंग आ सकता है। सो दिस इज द सिंपल स्केच शोइंग द JMW प्रोसेस। स्टिक आउट डिस्टेंस। Please next PPT. About the JMW welding principle, already I told to you the electrical arc formed between the consumable bare electrode and job and metal workpiece and base metal. Already that things are I discussed with you. With equipments required जो मैंने आपको बताया था to perform the it's a welding gas, wire feed unit, welding power supply, electrode wire and sealing gas supply. This just now just showing कि ये हमें जरूरी रहता है
कि एक पावर सोर्स मैंने आपको जो बताया, फीडर यूनिट जो बताया, दिस थिंग दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये पावर सोर्स के अंदर बैठा भी रहता है। समटाइम्स खाली हमारा वायर्स पुल कुछ कंपनी जब बनाती है तो वो अलग सा हम इधर वर्किंग प्लेस पे लेके जा सकते हैं। समटाइम्स जो अच्छी कंपनी के जो मशीन रहती है उसमें अंदर भी उसकी अटैचमेंट होती है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स आर देयर, shielding gas supply. So these are the equipments are required. अभी एक सिंपल स्केच आपको दिखाया दे रहा है कि एक ड्राइंग कैसा होता है कि जेएमडब्ल्यू प्रोसेस में ए सिलेंडर है, बरोबर है, 1 2 3 4 5। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेल्डिंग टॉर्च 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आपको वर्क पीस आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला नीचे वाला जॉब। तीसरे नंबर पे आपका मशीन पावर सोर्स, पावर सोर्स मतलब वेल्डिंग मशीन होता है। और 4 नंबर पे आपको वायर फीड यूनिट आपको यहाँ पे बैठा हुआ है दिखा दे रहा है। 5 नंबर पे आपको इलेक्ट्रोड सोर्स जो आपने वायर स्पूल जिसको बोलते हैं, जो हम उसके अंदर फीड करते हैं वायर फीडर के अंदर, दीज आर द 4 and 5 numbers। एंड 6 नंबर इज शोइंग अप द our shielding gas cylinder is a CO2 या argon है मिक्सिंग गैस का। तो दिस इज द जनरल ड्राइंग है, सर्किट डायग्राम आपको बताया है कि जेएमडब्ल्यू प्रोसेस में। दिस इज द मशीन टू जॉब। एक स्केच आपको इक्विपमेंट कैसे काम करना चाहिए, एक गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, फ्लोमीटर विद द सिस्टम्स। एंड दिस इज द मशीन इज ऑन अ ट्रॉली पे फिट किया हुआ है। ये ऊपर आपको मैंने बताया कि समटाइम्स द यूनिट जो रहता है जो फिलर वायर का, वो हम उठा के लेके जा सकते हैं या मशीन के ऊपर भी फिट कर सकते हैं। अगर लंबा काम करना रहेगा और हमारा टॉर्च नहीं आ रहा है तो वी विल जस्ट ब्रिंग द वो ऊपर का जो वेल्डिंग का यूनिट है, जो वेल्डिंग फीडर वायर में वायर स्पूल फिट किया रहता है, सो दैट यूनिट वी कैन ब्रिंग इट टू द वर्किंग प्लेस। यहाँ पे एक जनरल स्केच आपको दिखाया है। हाँ, वेल्डिंग गन के अटैचमेंट देखो, जो मैंने आपको बताया था कि वेल्डिंग गन में क्या रहता है, ये गन के अंदर आप जब जाते हैं तो मैं पहले भी तुम्हें बताया कि गन के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई रहेगा, एक गैस सप्लाई रहेगा और तीसरा जिसमें से हम वायर लेके जाना। इसलिए इस टॉर्च का वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि इनमें से ये 3 चीजें जा रही है और वो टॉर्च इस टाइप के होते हैं। अभी यहाँ पे ये जो टॉर्च होता है, इसका जो टॉर्च का जो शेप होता है, इसे इस डिग्री में बेंड किया होता है कि वायर जाते समय वैसे जब पास होएगी टॉर्च में से तो वो वापस बेंड होने के चांसेस, जिसे स्वान नेक इंग्लिश में बोलते हैं कि स्वान पक्षी के जैसे होती है, तो उसका कारण है कि वो वायर अच्छी से जाए, वापस वो बेंड ना हो। सीधी जाती थी तो चांसेस टू द वायर टू बी बेंड। सो इन CO2 वेल्डिंग टॉर्चेस इज लाइक अ समटाइम्स डिग्री बेंड, दिस इज अ स्वान साइड। तो यहाँ पे आपने दिया हुआ है कि टॉर्च हैंडल, उसके पार्ट्स कैसे रहते हैं। नोजल जो होती है वो आउटर पार्ट होता है, उसके अंदर कॉन्टेक्ट टिप बैठी होती है। सील्डिंग गैस डिफ्यूजर, गैस बाहर आने के लिए उसको डिफ्यूजर हम जिसे बोलते हैं। और टॉर्च हैंडल अभी यहाँ पे आप दिखाई दे रहेगा कि वो पहला जो है कि वो नोजल है, नोजल फिट करनी चाहिए इसलिए वो ओ रिंग दिख रही है ब्लैक कलर की, और वो जो शेप दिखाई दे रहा है दैट विल बी द स्वान शेप ऑफ द टॉर्च है। और उसके अंदर हम वो ट्राइगर बटन दबाते हैं और वहां से हमें वायर पुश और कंटिन्यूस फॉर्म में भी आ सकता है या टूटी फोर्टी सब सिस्टम रहती है। कभी कभी टूटी मीन्स वी विल कंटिन्यूसली पुश द बटन और 40 means once we push the button next it will be work like this. So the torch system. दिस इज द वायर फीडर यूनिट। देखो ये ड्राइंग जो मैं आपको पहले भी बताया कि यहाँ वायर फीडर यूनिट में हमारी वायर फिट हो गई है, ये वायर स्पूल है। और ये जो मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा था कि मैकेनिज्म में जो रोलर्स होते हैं वो रोलर्स अंदर से आते हैं और ये वायर यहाँ से जाती है और ये रोलर्स हमें टाइट करके जिसको टेंशन बोलते हैं कि वो प्रॉपर टेंशन देंगे तो ही वायर वो खांचे में से नॉच रहता है वो नॉच में से पास होती रहेगी, अदरवाइज वायर विल बी लूज देयर एंड व्हेन वी विल पुश द ट्राइगर बटन so the tension will comes there. If loose wire so it will just slips chances, so that will be not the slips if a proper tension is there, so that mechanism part is there जो मैं आपको बता रहा था। और यहाँ से वायर आपकी जाके आगे
मशीन में से टॉर्च को कनेक्शन. दिस इज द इंटरनल कनेक्शन ऑफ द वायर फीडर यूनिट टू द मैकेनिज्म ऑफ द रोलर्स टू द टॉर्च. ये आपको स्केच है. सर कौन सी स्लाइड पे हमने करना है, कौन सी स्लाइड है? मैडम अभी आगे लेना, 20 के आगे, 20 के आगे जाने दी जाएगी, जाने दी जाएगी. सर ये वाली? हाँ ओके. हाँ अभी इलेक्ट्रॉन सिलेक्शन जनरली इन्फ्लुएंसेस द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑन द वेल्ड एंड इट्स अ की फैक्टर ऑफ द वेल्ड क्वालिटी. पहले मैंने आपको जब बता रहा था कि इलेक्ट्रोड सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम लोग ने कौन सा मटेरियल लिया है, कार्बन स्टील भी लिया तो कार्बन स्टील विच टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ द कार्बन स्टील. सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल ऑन दैट बेसिस विल सिलेक्ट द पिलर वायर आल्सो. इलेक्ट्रोड कंटेन्स द डीऑक्सीडाइजिंग मेटल्स सच एज सिलिकॉन, मैग्नीज, टिटानिया and aluminum in small percentages to help to prevent the oxygen porosity. अभी इसके अंदर डीऑक्सीडेंट मटेरियल ऑलरेडी डाला रहता है कि वो जब वेल्डिंग करेंगे सील्डिंग के साथ साथ वो ऑक्साइड को अंदर आने नहीं देते. सो व्हेन वी विल see the classification of the wire, ER70S or something this type of classifications comes. Last digit, last alphabet is a yes. Yes means what? It's the deoxidizing agent. That material is in that wire. तो वो वहां पे वो सिलेक्ट करती है. Some contains denitrating the metal such as the titanium or zirconium and avoid the nitrogen porosity. अभी पोरेसिटी आती है खास करके CO2 का सबसे ये एक डिसएडवांटेजेस है कि इसमें पोरेसिटी आती है, सील्डिंग वीक हो जाती है. पोरेसिटी आने के लिए ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जो वातावरण में होता है उसके कारण, अगर उसमें डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट मटेरियल भरा रहेगा तो वो हमें प्रोटेक्ट करेगा. सो दिस इज द. अभी ये देखो मैंने जो बोला ER70S, इट इज द क्लासिफिकेशन. नाउ आई विल जस्ट टेल टू यू इलेक्ट्रोड ER70 और ये इसका मतलब क्या है. ER मींस इलेक्ट्रोड, R मतलब रॉड, रॉड इसलिए क्यों पिलर वायर है. 70 इज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल मल्टीप्लाई बाय द 1000. 70 into 1000 इज द 70,000 इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ. और S इज अ सॉलिड वायर, वहां पे वो सॉलिड वायर है. इसलिए अगर उसके आगे पे अगर आप जाओगे तो कुछ 1 2 3 या 4 6 वो कंटेंट्स ऑफ द लो कार्बन स्टील भी हो सकता है, कंटेंट्स ऑफ द कार्बन भी हो सकता है, डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है. दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विल बी कम्स लाइक अ एग्जांपल आई इज शोइंग द पीपीटी. नेक्स्ट पीपीटी मैडम प्लीज. Shielding gases. Purpose of the shielding gas is to protect the weld area from the contamination in the atmosphere. ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि क्या इंपॉर्टेंट है shielding गैस का, कि बाहर के वातावरण से बाहर की गैसेस वेल्ड मेटल में नहीं आना चाहिए, उसकी shielding गैसेस करता है. गैस कैन बी इनर्ट, रिएक्टिव और मिक्सचर्स ऑफ बोथ. पहले बताया कि ये जो गैस होता है ये इनर्ट गैस होता है, किसी के साथ एक्टिव नहीं होता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और मिक्सचर ऑफ गैस भी हम सिलेक्ट करके ले सकते हैं. आप गैस फ्लो रेट बिटवीन द 25 to 35 या 20 to 25 इन बिटवीन CFS वो मैं पहले बताया कि इस यूनिट में भी आप ले सकते हैं करके. कौन कौन से गैस है? आर्गन, हेलियम, कार्बन डाइऑक्साइड. ये 3 गैसेस हम ज्यादा तो यूज करते हैं GMAW में. सबसे ज्यादा GMAW में अगर गैस यूज करते हैं तो फर्स्ट नंबर इज द CO2 और सेकंड इज द आर्गन. दीज आर द मेन गैसेस वी आर यूजिंग. सर एक्चुअली सॉरी टू इंटरप्ट, ये 5 हो गया है तो हमें क्लास एंड करनी होगी. जस्ट 5 मिनट में मैं इनसे बात कर लेता हूँ मैडम. 1 मिनट. हाँ. सो दिस इज द सील्डिंग गैस प्रोसेस. अभी इन प्रोसेसेस में हमें
सर इम्पोर्टेंट क्या है, नाउ वी विल सी द एडवांटेजेस। अभी एडवांटेजेस CO2 का क्या है वो थोड़ा सा देख लो कि ये प्रोडक्शन में यूज होने वाली सबसे ज्यादा सिलेक्शन प्रोसेस है CO2 वेल्डिंग, क्योंकि इस प्रोसेस से हम फास्ट वेल्डिंग कर सकते हैं। डिपोजिशन ऑफ द वेल्ड मटेरियल रेट इज वेरी हाई, इसलिए इस प्रोसेस का सीखने को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये दूसरी तुलना में ये प्रोसेस में से हम प्रोडक्शन जितना लेना है उतना ले सकते हैं, क्वालिटी ऑफ वेल्ड कर सकते हैं, ये और ज्यादा खर्चे वाली भी नहीं है, इकोनॉमिकली है। इस प्रोसेस को इजीली अवेलेबल CO2 गैसेस रहता है, गैसेस का खर्चा भी इस प्रोसेस में ज्यादा नहीं रहता है। चिपिंग करने की हमें कोई जरूरी नहीं थी, क्वालिटी ऑफ द वेल्डिंग है अच्छा आता है, कंटिन्यूअस वेल्डिंग आता है, बार बार इलेक्ट्रोड नहीं बदली करना पड़ता है। ये सारे बेनिफिट्स है और इसीलिए सील्डिंग इसीलिए इंडस्ट्रीज में JMW प्रोसेस ज्यादा यूज की जाती है। एंड थोड़ा सा जो डिसएडवांटेजेस का पार्ट्स आता है वो मैं बताता हूँ। इस प्रोसेस में स्मोक, जिसे हम बोलते हैं कि धुआं ज्यादा निकलता है, यस बिकॉज वी आर यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, बट हम अगर मास्क यूज करते हैं और मास्क यूज करने के बाद अगर हम हेलमेट यूज कर लेते हैं तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मशीन थोड़ा सा महंगा वगैरह होता है, लेकिन कंपेयर टू द SMW प्रोसेस दिस इज ऑल्सो गुड प्रोसेस। तो वो थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज का यहाँ पे आता है, एक जगह से दूसरी जगह यूनिट लेके जाना, सिलेंडर लेके जाना थोड़ा कठिन होता है आर्क वेल्डिंग की तुलना में। दिस इज ऑल्सो वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस, बट कंपेयर टू दिस the advantages is more, and so industries are the select. These are important. So now I will say to the thanks to all the participants those attends my lecture. This is the COVID-19 situation and we are just meet on the online lecture. Thanks.